गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर। हमारा जो RS प्री 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज हमारा 39वां टेस्ट है। इससे पहले हमने 38 टेस्ट कर लिए हैं और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेगी। हम जो अपना सिलेबस है वो 3 से 4 बार है, इससे रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम तक, और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है एग्ज़ाम तक चलेगी। इससे हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं उनको हम बार बार रिवीजन मोड पे रखेंगे, और साथ में हमारा जितना भी सिलेबस है पूरे के पूरे सिलेबस को MCQs के बेस पर पूरी अच्छी तरह से रिवाइज भी करेंगे। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी क्लास होती है, टेस्ट सीरीज होती है, इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि बाद में आप उसको डाउनलोड करके उसका रिविज़न कर पाएँ। तो आज के अगर हमारे टेस्ट नंबर 39 की बात करें तो इसमें आज के जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका पॉलिटी रहेगा, जिसमें आपकी इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी इनके क्वेश्चन से रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हर रोज़ की तरह मैं जो आपको बोलती हूँ कि आप जब भी ये टेस्ट करने बैठे, ये क्लास लेने बैठे, तो अपनी नोटबुक अपने पास रखें, ताकि जो भी न्यू फैक्ट आपके सामने आए वो आप नोट डाउन करें। साथ में जो मैं आपको बताऊँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो उनको भी नोट डाउन करें। चलिए आज की टेस्ट सीरीज हमारे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल के पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच करने तथा उसे निर्देश देने का भी अधिकार है, यानी CBI की जांच करने और उसको निर्देश देने का भी अधिकार है। लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां दी गई है। अगर हम लोकपाल के क्षेत्राधिकार की बात करें तो लोकपाल के पास है वो CBI की जांच करने, उसे निर्देश देने के भी अधिकार है, प्राप्त है उसको। साथ में लोकपाल की जो जांच इकाई होती है उसे एक जो सिविल कोर्ट होता है उसके समान पावर दी गई है। यदि आप लोकपाल ने कोई मामला है वो CBI को सौंपा है, CBI को सौंप दिया है, तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले की जांच करने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं उनका ट्रांसफ़र है वो नहीं किया जा सकता। किसकी अनुमति के बिना? लोकपाल की अनुमति के बिना। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि लोकपाल के पास है वो CBI को जांच करने और निर्देश देने का अधिकार है। साथ में लोकपाल की जो जांच इकाई है वो एक सिविल कोर्ट के समान उसके पास भी पावर है, और अगर लोकपाल ने कोई मामला है वो CBI को दिया है, सौंपा है, तो लोकपाल की बिना अनुमति के ऐसे मामले में जितने भी जांच अधिकारी है उनका ट्रांसफ़र है वो नहीं किया जा सकता। तो इसमें दोनों कथन सही दे रखे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु बने कॉलेजियम में शामिल होते हैं कौन कौन होते हैं? अगर हम केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो उसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, मुख्य सूचना आयुक्त, और इसमें अधिकतम है वो 10, मैक्सिमम इसमें 10 है वो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। और जो 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं उनको प्रावधान होता है, इनकी नियुक्ति है वो कौन करता है? नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो ये कॉलेजियम व्यवस्था होती है इसका अगर आपको अध्यक्ष पूछ ले कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो कॉलेजियम का जो अध्यक्ष है वो होता है प्रधानमंत्री। और इसमें जो सदस्य देखे तो लोकसभा का एक विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता और कोई भी एक कैबिनेट मंत्री। तो कौन कौन हो गए इसमें? सदस्य के रूप में देखें तो लोकसभा के विपक्ष का नेता, और दूसरा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री, और इसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, वरिष्ठ सचिव और सहायक सचिव।
तो राज्य मंत्रिपरिषद का जो सचिव होता है वो होता है मुख्य सचिव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिपरिषद का सचिव होता है। साथ में जो राज्य प्रशासनिक व्यवस्था होती है, राज्य प्रशासनिक व्यवस्था, इसका जो केंद्रीय बिंदु यानी मेन हेड है, मेन बिंदु कौन होता है, वो होता है मुख्य सचिव। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करेंगे। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है तो दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन वह उस सदन में मतदान नहीं कर सकता जिसका वह सदस्य है। इसमें हमें है वो सत्य कथन बताना है। सबसे पहले हम बात करें पहले कथन की कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा एक आदिवासी मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करेंगे। ये बिल्कुल सही है। जो संविधान का अनुच्छेद 164 है उसके अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा इन राज्यों में एक जनजातीय मंत्री होगा। इनमें जनजातीय मंत्री की नियुक्ति है वो की जाएगी। क्यों की जाएगी कि इनमें जो जनजातीय मंत्री उसकी नियुक्ति करना इसलिए अनिवार्य है कि यहाँ जो जनजातीय मंत्री है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके कल्याण से संबंधित कार्य करेगा। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है, आपको नोट डाउन करना है कि इसमें पहले बिहार राज्य भी शामिल था। बिहार राज्य है वो इसमें शामिल था, लेकिन जब 94वां संविधान संशोधन किया गया, 94वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया? 2008 में। तो इस समय है वो बिहार को तो राज्य को हटा दिया, उसके स्थान पर है वो छत्तीसगढ़ व झारखंड को जोड़ दिया गया। किसको? एक तो छत्तीसगढ़ को और एक झारखंड को। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि जो जनजातीय मंत्री है उससे पहले ये प्रावधान था कि बिहार में भी होना चाहिए, लेकिन उसको कब हटाया गया? तो आप याद रखना 94वें संविधान संशोधन 2008 में बिहार शब्द को हटाकर करके छत्तीसगढ़ और झारखंड को शामिल कर दिया गया। तो आपका जो फर्स्ट है कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करें कि एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है, तो आपका जो अनुच्छेद 177 है, अनुच्छेद 177 है, उसमें साफ साफ दिया गया है, उल्लेखित किया गया है कि मंत्री है वो चाहे कोई से भी सदन का हो, लेकिन वो मत उसी में दे सकता है जिसका वह सदस्य है। तो इसमें बोला है कि एक मंत्री जो विधानमंडल में किसी एक सदन का सदस्य है तो दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखता है। बिल्कुल सही है। मंत्री किसी भी सदन का हो लेकिन वह दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वह उस सदन में मतदान नहीं कर सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। यहाँ पे आना था नहीं है, यानी कि जिस सदन का वह सदस्य है उसी में मतदान कर सकता है, दूसरे में नहीं कर सकता। तो आपका कथन बी है वो गलत दे दिया। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कि हमारा कथन ए है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। कुछ भी आपको क्लास में समझ नहीं आता है तो आप तुरंत नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? अमीन खान, बरकतुल्ला खां, श्री अहमद बख्श सिंधी और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन थे? वो थे बरकतुल्ला खां। कहाँ के? जोधपुर। कब से कब तक थे? उन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक अपना पद पर ये आसीन रहे थे। तो पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? आपके बरकतुल्ला खां थे, जोधपुर से थे। 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक ये मुख्यमंत्री पद पर थे। और एक बात इनकी ये भी याद रखना कि जो इनका कार्यकाल था, इनका
कार्यकाल था, तो कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछते हैं ना कि ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जिनकी खुद के कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, तो इनके बरकतुल्लाह खां इनके कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। एक तो पहले एकमात्र अल्पसंख्यक और अपने ही कार्यकाल में मृत्यु हो गई, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? सर एस के घोष, ललित के पंवार, डी एस त्रिपाठी और वी ए वर्मा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है थर्ड, डी एस त्रिपाठी। डी एस त्रिपाठी है, ये अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक समय में रहे थे आरपीएससी में। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 1951 से 1958 था। इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए पहले आपके अध्यक्ष कौन थे, सर्वाधिक कार्यकाल किनका था, सबसे कम कार्यकाल है वो किनका था। इनसे काफ़ी बार है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ें भी आप जब भी आरपीएससी को रिवाइज करें तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उनके आप कोशिश करें कि आपको उनका कार्यकाल भी अच्छे से याद हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे? श्री एम बी शर्मा, श्री के पी यू मेनन, श्री के एस सिद्धू और जी एल ए गुप्ता। राजस्थान के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब का है? 1973 का अधिनियम। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 आपको अच्छे से याद रखना है। इसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, कौन है? आई डी दुआ। इनको तो प्रथम लोकायुक्त चुना गया था, प्रथम लोकायुक्त। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, कौन थे? आई डी दुआ। ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त नियुक्त हुए थे। अगर हम बात करें कि इसके उप लोकायुक्त कौन थे, तो प्रथम उप लोकायुक्त थे श्री के पी यू मेनन। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम लोकायुक्त कौन थे, प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, इनका कार्यकाल, ये सब भी चीज़ें पता हो। मैं जो आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ये किस लिए आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम जब भी क्वेश्चंस करें तो हमें एक तो आगे ये पता चल जाए इनकी प्रैक्टिस से कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। दूसरा, जब भी हम रिवीजन करें तो रिवीजन करते समय जब हम जैसे हम पढ़ रहे हैं कि हमें लोकायुक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लोकायुक्त टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो अधिनियम कब का था, राजस्थान में कब आया, लागू कब हुआ, प्रथम लोकायुक्त कौन थे, कब बने, प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, वर्तमान में कौन है, इन सब चीज़ों का रिवीजन अच्छे से करें ताकि ये हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। इसीलिए जो टेस्ट सीरीज होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। टेस्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन उस टेस्ट को करने के बाद पूरा का पूरा उसकी व्याख्या करना, व्याख्या सहित उसे सॉल्व करना होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। अब हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है? अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 175। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन है फर्स्ट, अनुच्छेद 160 है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 160 है उसमें कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार है वो प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिकार पत्र के मूल तत्व निम्नलिखित में से नहीं है, इनमें से कौन से तत्व नहीं है? विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, अभिकरण के कार्यों के निरीक्षण का प्रावधान रखना, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित नहीं करना, अभिकरण के कार्य का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण किए जाने की व्यवस्था करना। तो इसमें से ये जो तीनों के तीनों है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तो नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। चौथा जो है इसमें ऑप्शन थर्ड ये गलत दे रखा है। क्या गलत दिया इसमें? कि सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित नहीं करना, नहीं प्रचारित करना होगा।
तो ये जो मूल तत्व है ये गल दे दिया, इसमें नहीं होगा। अगर आपसे कभी पूछ ले कि नागरिकता अधिकार पत्र के मूल तत्व कौन से है, तो ये 4 मूल तत्व है, इसमें आपको नहीं ये होता है प्रचारित करना मूल तत्व होता है। तो आपको ये चारों अच्छे से याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्रमुख और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जिला प्रमुख। जिला स्तर के जो नियोजन की सबसे बड़ी संस्था होती है, जिला स्तर के नियोजन की सबसे बड़ी संस्था वो कौन होती है? जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है और जिला कलेक्टर इसका पदेन, जो जिला कलेक्टर है ये कौन होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। और अगर आपसे पदेन सदस्य पूछ ले तो वो कौन होंगे? जिला कलेक्टर होंगे। जिला आयोजना समिति का पदेन सदस्य जिला कलेक्टर। अब हम देखें कि जो जिला आयोजना समिति है इसका उल्लेख कहाँ पे है? प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो इसका जो अनुच्छेद 243 ZD, इसमें जिला आयोजना जो समिति है उसका प्रावधान दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिला आयोजना समिति है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना कि जो संविधान में इसके सदस्यों की संख्या का निर्धारण है वो नहीं किया गया है, यानी उसमें नहीं निर्धारित की गई है कि कितनी सदस्य संख्या जिला आयोजना समिति की होनी चाहिए। तो इससे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख, जिला आयोजना समिति का पदेन सदस्य जिला कलेक्टर, और किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 243 ZD में है और संविधान में इसके सदस्यों की संख्या का निर्धारण है वो नहीं किया गया। चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीश के पद है वो स्वीकृत है। न्यायाधीश श्री कैलाशनाथ वांचू मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे थे। उपयुक्त कथनों में से कथन सही है उसे हमें चुनना है। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको उच्च न्यायालय के बारे में बताया है, तो मैंने 3-4 चीज़ें नोट डाउन करवाई है, क्योंकि बार बार उन्हीं को घुमा फिरा के लैंग्वेज उसको ही चेंज करके क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। याद क्या रखना है? राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश सहित है वो 50 न्यायाधीशों के पद है वो स्वीकृत किए गए हैं। तो आपका राइट ये जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है। न्यायाधीश श्री कैलाशनाथ वांचू मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे थे, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ ले कि जो कैलाशनाथ वांचू मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे तो उनकी सर्वाधिक जो लंबी अवधि, ये तो बिल्कुल सही है। कब से कब तक थे? तो ये 1951 से 1958 तक थे। तो ये भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करके अच्छे से याद रखना है। साथ में आपको क्या रखना है कि जब संविधान लागू हुआ था तो लागू होने के बाद राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो भी कौन थे? कैलाशनाथ वांचू प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके साथ आपको याद क्या करना है कि जो हमारा उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949। दूसरा कि उस समय जब स्थापना हुई थी तो उसी दिन जो एक तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? कमलकांत वर्मा। दूसरा उसी टाइम है वो 11 अन्य न्यायाधीश है वो नियुक्त किए गए थे। तो उन 11 जो एक तो आपके कमलकांत वर्मा और जो 11 अन्य न्यायाधीश थे उनको शपथ किसने दिलाई थी? इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है। तो जो महाराजा मानसिंह थे उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। तो ये 2-3 चीजें हैं, आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन है 3 कि कथन ए और कथन बी दोनों सही है।
अगर आपको जो मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ वो बिल्कुल अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप जो ये क्लास होती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इस क्लास का जो प्रॉफिट है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले और वो अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से अच्छे से कंटिन्यू कर पाएँ। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्रथम राजस्थान विधानसभा चुनाव 1952 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसने सर्वाधिक सीटें प्राप्त की, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको कई बार। तो कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राम राज्य परिषद। कई बार जो पेपर बनाने वाले होते हैं उनको ज़्यादा ही क्वेश्चंस है वो डीप में पूछना होता है। जो हम सोचते हैं ना कि हमारे 150 प्रश्न थे, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हो कोई भी बच्चा कर नहीं पाता, तो उनमें ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। वो 3-4 क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव की, तो इसमें सीटें कितनी थी? 160 सीटें थी। ये तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम विधानसभा हुई उसमें सीटें कब थी और कब कब है वो राजस्थान की राज्य विधानसभा चुनाव की जो सीटें थी वो कब कब वृद्धि उनमें की गई है। मैंने ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार करवाया है, नोट डाउन भी करवाया है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखना। जो 160 सीटें थी इसमें जो सामान्य की तो 139 सीटें थी, SC की 16 थी और ST की आरक्षित सीटें थी। जो 16 सीटें वो SC व ST की आरक्षित थी। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा मिली थी कांग्रेस को सीटें। कांग्रेस को कितनी मिली थी? 82 मिली थी। 2 नंबर पे मिली थी राम राज्य परिषद, इनको मिली थी 24 सीटें, इनको 24 सीटें मिली थी। अगर हम भारतीय जनसंघ की बात करें तो इनको 8 सीटें। एक आती है आपकी कृषिकार लोकपाल, कौन सी? कृषिकार लोक पार्टी, इनको उस टाइम मिली थी कितनी? 7 सीटें। और जो हिंदू महासभा है इनको सबसे कम सीटें मिली थी, तो इनको 2 सीटें मिली थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी जो आपका प्रथम राजस्थान विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था उसमें सबसे कम सीटें किन्हें मिली थी, तो हिंदू महासभा को 2 सीटें मिली थी। और उस टाइम जो 35 सीटें हैं वो निर्दलीय सीटें थी। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से देखना, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार। हमारा राइट आंसर ऑप्शन है सी, वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो विधि के समान संरक्षण का अधिकार है वो एक अधिकार ऐसा है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने का स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार और वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो उसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है और जीवन का अधिकार होता है उसको सीमित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चीज़ें हैं राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित की जा सकती है, लेकिन जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है उसको सीमित नहीं किया जा सकता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। मैं आपको जो कई क्वेश्चन होते हैं वो आपको सीधा टिक करवाती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है मैंने आपको काफ़ी बार समझाए भी हैं और आपको नोट डाउन भी करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आती हूँ तो आपका साथ में रिवीजन हो, रिकॉल हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन है वो आगे मैं लेके आती हूँ। और ये क्वेश्चन आप एक चीज़ नोट करना कि ये क्वेश्चन है मैं आपको टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। टॉपिक वाइज जैसे पहले मैंने आपके प्रस्तावना के क्वेश्चन करवाए, फिर मैंने आपके जो भारतीय संविधान में जो हिस्ट्री थी आपकी उससे क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके संविधान सभा से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं एक दिन लेके आई। इसी प्रकार आज ये मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन है, तो साथ में तो आपके हैं वो पीछे के क्वेश्चन रिवाइज होंगे
ताकि ये नहीं है कि मैं एज इट इज़ वही क्वेश्चन लेके आती हूँ, वही एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं लेके आती, बस उनकी लैंग्वेज चेंज करती हूँ, कुछ उनके जो पहले क्वेश्चन करवाए हैं उनके आसपास के क्वेश्चन लेके आती हूँ ताकि वो सारे रिकॉल हो जाएं, साथ में आपकी है वो ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाए और आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए, और साथ में जो आपका जो सिलेबस दिया है उसके सारे के सारे टॉपिक हैं वो कवर हो जाए, आपके रिवाइज हो जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? असत्य हमें चुनना है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध किसमें है? अनुच्छेद 23 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 है। जो हमें असत्य दिया हुआ है वो ऑप्शन है डी दिया हुआ है, बाकी तीनों के तीनों है सत्य दिए हुए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, कथन ए में दिया है राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए कि कथन ए और आर है वो सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही भी हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर दे भी रहा है। आगे हम बढ़े। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। एक अधिकार को वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। एक अधीनस्थ न्यायालय को वह किसी मामले विशेष में अगरतर कार्यवाही रोक दे। एक पब्लिक अथॉरिटी को वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनर्निरीक्षण हेतु एक मामले में विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी। उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है क्यों? कि एक अधीनस्थ न्यायालय, उसमें क्या बोला जाता है कि एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनर्निरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें स्थानांतरित कर दे। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। अनुच्छेद 13 है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। इसमें हमें जो सही कथन है इनमें से दोनों में से वो हमें चुनना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा कि हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही दे रखा है, तो जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमिलियर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, मधु लिमिये बनाम वेदमूर्ति। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था, वाद था, उसमें पिछड़े वर्गों के जो क्रीमिलियर है उसके मुद्दे को चुना गया था। उसके बाद से उसको क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 12 के तहत गैर सांविधिक प्राधिकरणों को भी राज्य के रूप में माना जाता है। इसमें से हमें सही कथन चुनना है, कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो आपका कथन 1 और कथन 2 है दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 22 और दंड विधि में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। कौन से अधिकार इनमें से दिए गए हैं? तो ये हमें सही कथन चुनना है। 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। गिरफ्तारी के 30 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से की जा रही है, कि उनकी गिरफ्तारी है वो किस कारण से की जा रही है। तो इनमें से हमें जो सही कथन है वो चुनना है।
अगर हम संविधान के अनुच्छेद 22 की बात करें तो 22 क्या है? 22 है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण और निरोध से संरक्षण। यानी कि आपका जो अनुच्छेद 22 है उसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है ये अनुच्छेद। इसको जो अनुच्छेद अपना 21 है, अनुच्छेद 21 है, उसके पूरक माना गया है, 21 के पूरक माना गया है। क्यों अनुच्छेद 21 में क्या है कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता को संरक्षित रखता है, ये है, लेकिन उसमें विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उससे वंचित किया गया है। तो इससे जो अनुच्छेद 22 है वो क्या करता है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार जो वंचित किया जाता है उसे, तो तब उस व्यक्ति को अनुच्छेद 22 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है और वो स्वतंत्रता है वो दी जाती है। तो इसमें जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद आपका 22 है, उसके अंतर्गत दो प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया। कौन कौन सी? एक तो होती है जो सामान्य दांडिक विधि के द्वारा उसके अधीन हो, और दूसरी गिरफ्तारी कौन सी होती है? जो निवारक विरोध के अधीन हो, निरोध के अधीन हो। तो ये दो प्रकार की इसमें गिरफ्तारियां होती हैं। तो जो अनुच्छेद 22 होता है इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक तो गिरफ्तारी के कारण है उसको जानने का अधिकार होता है, तो आपका कथन सी जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, वो अपनी रुचि के वकील को कर सकता है, उससे अपना विचार विमर्श कर सकता है, यानी अपनी रुचि के विधि व्यवसाय यानी अधिवक्ता होता है उसे वो है क्या कर सकता है, विचार परामर्श कर सकता है। साथ में अपने उसे बचाव का अधिकार उस व्यक्ति को है। और गिरफ्तारी से 24 घंटे, 30 नहीं होते, कितने? 24 घंटे के अंदर है वो जो निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश किए जाने का अधिकार है। और इसमें आप याद रखिए जो 24 घंटे होते हैं उसमें उसको जो वहाँ लाया जाता है यानी उसके जो यात्रा की जाती है उसका टाइम पीरियड उसमें नहीं होता, उस टाइम को छोड़कर 24 घंटों के भीतर है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया होना चाहिए। साथ में इसमें क्या होती है कि जो मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उसे 24 घंटों से अधिक समय तक अभिरक्षा के विरुद्ध यानी अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। यानी अगर मजिस्ट्रेट नहीं कहता है, कोई भी प्राधिकार नहीं देता है, तो उसे 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। तो इसको ये 4 कारण है जो कि अनुच्छेद 22 में दिए गए, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो इस कथन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि ऑप्शन डी वाला है वो ओनली 3 है वो सही दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन आपका जो कथन ए और 2 है वो गलत दिए गए हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और राज्यपाल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता होता है वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है राज्य का। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हमें चुनना है। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की आवश्यकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और इसे भारत के किसी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका कथन 1 और कथन 2, ये सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करना है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता GC कासलीवाल थे। महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके मुख्यमंत्री द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है। महाधिवक्ता के वेतन भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जो कि असत्य दिया गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है। राज्यपाल को यह निर्णय करने का अधिकार है कि कोई विषय उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं आता। तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन 2 इसमें सही दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ क्या है? यदि सरकार विधानसभा में विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, बिल्कुल सही है।
सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के बीच सेतु का कार्य है। नहीं, मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच सेतु का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक प्रस्ताव से ही विधानसभा की शक्तियों में वृद्धि या कमी की जा सकती है। नहीं, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक मुख्य है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री का सचिव, राज्यपाल का सचिव, गृह सचिव और मुख्य सचिव। राइट आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको करवाया था। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है विधानमंडल का 15%, विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% जिसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15%। ये आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तो 91वां संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इस साइड है वो मुख्यमंत्रियों के बारे में दिया हुआ है, इस साइड है उन मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए हैं। हमें इनका मिलान करना है और बताना है कि कौन सा कथन है सही होगा। इसमें ऑप्शन है वो सही होगा। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, इनकी बात करें तो इनमें क्या होगा? हीरालाल देवपुरा, आपका बिल्कुल सही। अनुसूचित जाति का प्रथम मुख्यमंत्री है वो है जगन्नाथ पहाड़िया, बिल्कुल सही। पद पर रहते हुए निधन, बरकतुल्ला खां, बिल्कुल सही। आंतरिक अशांति के आपात के समय, हरिदेव जोशी। तो ये जो क्वेश्चन है सी वाला भी, पद पर रहते हुए निधन बरकतुल्ला खां दिया हुआ है। ये मैंने बताया था कि इस प्रकार के अभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अल्पसंख्यक, पहले अल्पसंख्यक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे ही थे, इनके पद पर रहते हुए निधन हुआ तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इससे आपका ए में ए, बी में बी, ए में एक, बी में बी, आपका बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, सी में 4, आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषय प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि इसमें जो चारों के चारों कथन दे रखे हैं बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए आवश्यक नहीं है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष आवश्यक, वह राज्य विधानमंडल का सदस्य हो या फिर मंत्री पद ग्रहण करने के 6 माह के अंदर सदस्य हो गया हो, बिल्कुल सही। वह मूल रूप से भारत का नागरिक हो और उक्त सभी आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। मूल रूप से भारत का नागरिक हो जरूरी नहीं है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको 32 क्वेश्चन करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तभी लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।